एक आदमी जो बहुत तेज दौड़ता था उसके पैरों में बेड़ियां बांध दी गई और एक कम तेज दौड़ने वालों को आरक्षण के स्कूटर पर बिठाया गया और फिनिशिंग लाइन तक पहुंचा दिया गया। आज रिजर्वेशन है तो कल कुछ और होगा। तुम्हें हजारों कारण मिलेंगे छोड़ने के लिए, गिव अप करने के लिए। हम अपने एक दोस्त के घर पे गए और उसके फादर को पता चला कि हम उसके घर पे आए हैं, तो उन्होंने हमारा कॉलर पकड़कर घसीटते हुए दरवाजे के बाहर हमको धकेल दिया और बोला कि दोबारा अगर कभी आए तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। जिल्लत ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे डिजिटल और मैं हूं आपके साथ शताक्षी। देखिए, यूपी और बिहार दो ऐसे राज्य हैं जहां से आपको बहुत सारे आईएएस एस्पिरेंट्स और सिविल सर्वेंट्स मिलेंगे। कई सारे, यहाँ तक बिहार के बारे में तो ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ के माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके बच्चे अगर कुछ भी करें तो वो सिविल सर्विस में जरूर जाएं। इस जर्नी में लोग सक्सेसफुल होते हैं या नहीं, ये तो एक बात की बात है, बट एक बात जरूर है कि इस जर्नी के दौरान लोगों की जिंदगियां बहुत बदल जाती हैं। लोगों की जिंदगी का ये एक टर्निंग पॉइंट होता है। अगर सक्सेसफुल हो गए तो बेस्ट है, नहीं भी हुए तो ये जर्नी बहुत कुछ सिखा जाती है। काफी कुल मिलाकर ये कहें तो ये कह सकते हैं कि ये जर्नी काफी इंटरेस्टिंग होती है लोगों के लिए। इस जर्नी के बारे में कई सारी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर मूवीज बन चुकी हैं, बॉलीवुड ने भी कई मूवीज बनाई हैं। अब इसी लिस्ट में एक और नाम ऐड हो रहा है, अब दिल्ली दूर नहीं का। अब दिल्ली दूर नहीं है एक आईएएस एस्पिरेंट, एक सिविल सर्वेंट की कहानी है जो कि उनकी लाइफ से प्रेरित है। उस मूवी के लीड एक्टर हमारे साथ इमरान जाहिर जी मौजूद है। इमरान, बहुत बहुत स्वागत है आपका JNT डिजिटल में। इमरान को बता दूं तो इमरान जन्नत 2 और जैसी मूवीज में काम कर चुके हैं। महेश भट्ट ने इनको लॉन्च किया है। इसके अलावा मेरे रंग में रंगने वाली जैसी मूवी में भी काम कर चुके हैं। इमरान की जर्नी कैसी है, अब दिल्ली दूर नहीं है की जर्नी कैसी है, उन्होंने क्यों साइन की, महेश भट्ट के साथ उनका क्या रिश्ता है, इन सभी चीजों के बारे में हम इमरान से जानेंगे। इमरान, सबसे पहले ये बताइए कि अब दिल्ली दूर नहीं है साइन करने की क्या वजह थी? मतलब आप उससे कुछ कनेक्ट करने की इस इंसिडेंट से, मतलब आप सिविल सर्वेंट्स की जिंदगी से कुछ कनेक्शन है आपका, या फिर बस स्क्रिप्ट देखी या मूवी करनी थी और आपने साइन कर दिया? सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। और चूंकि जब हम किरदार की तैयारी कर रहे होते हैं तो मुझे लग रहा है कि जैसे एक यूपीएससी एस्पायरेंट अपना इंटरव्यू देने के लिए जाता है, थोड़ा नर्वस होता है, कॉन्शियस होता है, ठीक मुझे वैसा ही लग रहा है। मुझे लग रहा है कि हम उस किरदार की रिहर्सल करने के लिए एक बार फिर से बैठे हैं। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद जब कॉलेज छोड़ा तो मैं मुखर्जी नगर एरिया में ही रहा, वहाँ पे वहीं बढ़ा पला। वहाँ पर एक ही फोकस हमारा होता था कि वहाँ बत्रा सिनेमा होता था कि नेक्स्ट फ्राइडे कौन सी मूवी रिलीज हो रही है और हमें वहाँ पे जाने का मौका मिले। और हमारे आसपास जो मुखर्जी नगर में एरिया है वो सारे सिविल सर्विसेज कोचिंग है, सारे सेंटर से 99% लोग वहाँ जो है वो कोचिंग की ही तैयारी करते हैं, मगर कभी समझ नहीं पाए, उसको रिलेट नहीं कर पाए कि आईएएस की जर्नी क्या होती है, स्ट्रगल क्या होता है। बिकॉज हम थिएटर करते रहे थे, फिल्म में जाने का शौक था। और मेरे रूममेट भी थे, परवेश रंजन झा, जिन्होंने सिविल सर्विस क्लियर किया और प्रेजेंटली ही सीएम के सेक्रेटरी हैं। तो मगर उस वक्त ऐसा समझ में नहीं आता था क्योंकि बहुत अच्छे से वो रहते थे, उनका एक सर्वेंट था और हमारी बस एक ही ख्वाहिश थी कि वो आईएएस या आईपीएस क्लियर कर ले। क्योंकि जब जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में बाहर जाते थे बाइक को पकड़ लेती थी पुलिस, तो हम उनसे कहते थे कि अगर आप बन जाइएगा तो प्लीज हमें एक फोन कर देंगे तो आप जरा छुड़वा दीजिएगा, ये बहुत परेशान करते हैं। और अभी भी हम कर देते हैं उनको फोन में, मीटिंग में वो रहते क्या कर रहे हो यार तुम। तो वहां से हमने देखा उस लाइफ को, उस जर्नी को। और हमारे एक सीनियर थे, हमारे बिल्कुल ऊपर रहते थे, तो उनका मेंस का रिजल्ट आ गया था और उनका शायद सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो सब लोग उनको खोज रहे थे कि भैया कहाँ गायब हो गए हैं, उनका पता नहीं चल रहा, वो शायद बहुत डिप्रेस हो गए थे, चीजें चली गई थी। लेकिन फिर भी हम नहीं कनेक्ट कर पाते थे उसको। लेकिन जब हमने इस फिल्म को की कहानी आई, जो कि हमने किसको एक इनिशियली एक नाटक के तौर पे लिया था, और जब हमने इस नाटक को करना शुरू किया तो हमें बड़ी तालियां मिली। मतलब एक एक्टर के लिए थिएटर में बहुत कुछ होता है। हमने इसको दिल्ली किया, मुंबई किया, जालंधर किया, पुणे किया, जहां भी किया बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो फिर हमें लगा कि हम एक थिएटर या नाटक करके हम कितनी दूर तक पहुंच पाएंगे, कितने लोगों तक पहुंच पाएंगे। तो क्यों ना हम इसको फिल्म के मीडियम पे लाएं, जहाँ पे ज्यादातर लोग, मैक्सिमम लोगों तक हमारी पहुंच रीच हो सकती है। और जब हमारी शुरुआत हुई तो बहुत लोगों के इंटरव्यूज हमने पढ़े, बहुत लोगों की जर्नी पढ़ी, बहुत लोगों का स्ट्रगल पढ़ा।
और उन्हीं दौरान गोविंद जायसवाल का एक इंटरव्यू हमारे नजर में आया। कहते हैं ना कि कई चीजें होती लव एट फर्स्ट साइट, कि आप उनको देखते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और आपको लगता है कि क्या सादगी है, क्या सिंप्लिसिटी है। और सबसे जो अच्छी चीज गोविंद जायसवाल की है कि आज भी जब आप उनसे मिलते हैं तो वो लगता है कि शायद वो सादगी अभी तक उन्होंने सहेज के रखा हुआ है अपने पास। बहुत मुश्किल दौर था उनका। फादर रिक्शा चलाते थे, घर पे 4-5 भाई बहन थे, और ऐसे माहौल में वो चूंकि पढ़ने में बहुत तेज थे, मगर उनसे कोई बात नहीं करता था, स्कूल में कोई खेलता नहीं था, तो उनके मन में एक कसक रहती थी यार, मतलब हम सब कुछ करते हैं, हमसे हमारे हमारे मोहल्ले में शादी होता है, फंक्शन होता है, सबको इनविटेशन आता है, हम लोग को कभी कोई इनवाइट नहीं करता है। तो अपने एक दोस्त के घर पे गए थे और उसके फादर को पता चला तो धक्के मार के इसको बाहर निकाला था। तो ये बहुत रोए थे। और अगले दिन जब अपने एक टीचर के पास गए तो बोला कि सर ऐसा हमारे साथ क्यों होता है, मतलब हम तो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, शरारत में हमारा नाम नहीं आता है। तो बोले तुमको पता है ना कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, कोई नहीं चाहता है कि एक रिक्शे वाले के बेटे के साथ कोई खेले पड़े। तो इन्होंने ऐसे पूछा कि सर मतलब बैकग्राउंड कैसे बदल सकते हैं। टीचर ने हंसते हुए कहा कि तुम आईएएस बन जाओ तो बैकग्राउंड कोई इशू नहीं रहेगा। उन्होंने मजाक में बोला था, बट इन्होंने सीरियसली ले लिया। अच्छा, वाह। तो सर आपने जन्नत 2 मूवी की है, इसके अलावा जो मूवी की है उसमें वो आपका फिक्शनल कैरेक्टर था। ये अगेन ये एक सॉर्ट ऑफ बायोपिक कह लीजिए आप है, तो ये फिक्शनल कैरेक्टर तो नहीं, एक रियल लाइफ से प्रेरित कैरेक्टर है। आप इस कैरेक्टर को निभाने के लिए आपने कैसे कितना बदलाव किया? आप गोविंद जायसवाल जी से खुद मिले या फिर स्क्रिप्ट पढ़ के आपने इस कैरेक्टर को अडॉप्ट किया, कैसे किया एग्जैक्टली? देखिए, फिल्मों से ज्यादा मेरा जो ज्यादा बैकग्राउंड रहा है वो थिएटर का रहा है ज्यादा। जी। हमने महेश भट्ट साहब के साथ थिएटर की शुरुआत की थी। उनका एक नाटक है द लास्ट सैल्यूट, जॉर्ज बुश पे जूता चला था 2008 में, मुंतजर अल-जैदी ने चलाया था। और एक किताब लिखी गई थी, उसने लिखी थी बायोपिक का, जिसका नाम था द लास्ट सैल्यूट। तो हमने सोचा कि हम उस नाटक को पहले स्टेज पे प्ले करते हैं, और हमने इराक से उस जर्नलिस्ट को बुलाया था। बहुत दिक्कत हुई थी, बहुत मुश्किलात हुए थे। अच्छा। तो उसके साथ हमारी जर्नी की शुरुआत हुई थी। तो उसके 100 से ज्यादा शो किया हमने। फिर हमने महेश भट्ट साहब की फिल्मों में अर्थ, डैडी, हमारी अधूरी कहानी, इनको थिएटर में लेकर आए फिल्मों से। तो मेरा थिएटर से ज्यादा रिश्ता रहा है इन कंपेरिजन टू फिल्म। और चूंकि हम खुद बिहार से आते हैं, हमारा परिवेश, हमारे रिहाइश, हमारे रहने वाले एक बैकग्राउंड जो कहते हैं, तो उस किरदार में अलग महसूस नहीं कर पाते हैं। मतलब हम वही महसूस करते हैं जो एक लड़का बिहार यूपी से उठ करके एक बक्सा उठा करके आता है। और चूंकि मैंने कहा कि मेरे रूममेट और हमारे सराउंडिंग्स में सारे वही थे, और बाकी गोविंद जायसवाल से बिल्कुल मैं मिला, उनसे बहुत देर बातें होती थी हमारी। मैंने उनसे पूछा एक दिन कि सर आपको क्या लगता था कि अगर आप आईएएस बन जाएंगे तो ऐसी क्या चीज है जो सबसे पहले होनी चाहिए? कहा कि मैं सोचता था कि अगर मैं बन गया तो मैं जब अपने घर पे जाऊं तो डाइनिंग टेबल पर फ्रूट का बास्केट होना चाहिए। तो मतलब तो वो जो चीजें होती है ना अभी भी, मतलब वैसे ही वो करते हैं। तो ये सब जो नुआंसेस थे ना, ये बिल्कुल वो छूता है। और जब उनका इंटरव्यू होने वाला था यूपीएससी का, उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था यूपीएससी। उनके पास कोट पहनने के लिए भी नहीं था, उनका पास कोट भी पहनने के पैसे नहीं थे, तो किसी से मांग के कोट वोट लेकर आए थे सिविल सर्विस में। और एज ए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के तौर पे वो टॉप किया था उन्होंने यूपीएससी में। तो उन्होंने बताया कि जब हमारे एक इंटरव्यू होने वाला था तो हमारे दोस्त का फोन आया कि तुम्हारे फादर की तबीयत बहुत खराब है, उनको पैर में बहुत बड़ा जख्म हो गया है, उनके पास इलाज कराने के पैसे नहीं है, और वो पानी में अचार और रोटी डालकर खाते हैं, और गांव वाले कह रहे हैं कि बाप मर रहा और बेटा दिल्ली में ऐश कर रहा है। अच्छा। बोले हम कर क्या सकते थे, हम कर क्या सकते थे? अगर हम कुछ कर सकते थे तो हम आईएएस बनकर ही कुछ कर सकते थे। बिल्कुल। मैंने दोस्त को बोला कि इन केस अगर कुछ हो जाए मेरे पेरेंट्स को तो मुझे मत बताना, क्योंकि फिर हम जिंदगी में कभी आईएएस नहीं बन पाएंगे। तो अच्छा। ये सब बड़े जो नुआंसेस थे ना, जब कैरेक्टर को करते थे, और थोड़ा चूंकि हमारा फिक्शनल है, हमने उनके फिल्मों से इंस्पायर्ड किया है, लेकिन अभी भी जब उसके जो कुछ डायलॉग्स हैं, जब हम अभी भी सोचते हैं या देखते हैं, तो आई स्टिल गेट सम वेरी गूज़बम्प की जब उसका एक बार सिलेक्शन नहीं होता है और हमारी जो एक्ट्रेस है वो कहती है कि कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो वो कहता कैसे हो जाएगा? आपको पता है कि हमारे बाबूजी के पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था, वो उसको बेच के हमको पढ़ाने के लिए भेजे, और मेरी माँ दूसरों के घरों में चूल्हा चौका बर्तन करती है, और जब बर्तन मांजते मांजते वो थक जाती है तो सोचती है कि एक दिन उसका बेटा अफसर बनेगा
और उसको इससे छुटकारा मिलेगा। और हमको क्या लगता है, हमको लगता है कि पूरी जिंदगी एड़ी चोटी का जोर लगा लेंगे मगर फिर कभी भी आईएएस नहीं बन पाएंगे। तो ऐसे कुछ चीजें हैं जिसको हमने जब परफॉर्म किया तो बहुत इमोशनली फील करते हैं उस चीज से। मतलब एक आम आदमी नो मैटर वो आईएएस कर रहा, वो आईपीएस कर रहा, नहीं भी कुछ कर रहा, तो उसको उसके अपने सपने होते हैं। इवन छोटी से छोटी वो बैंक पीओ दे रहा या क्लर्क एग्जाम दे रहा, जो एक सपना होता है ना, उसकी जब उम्मीदें टूटती हुई नजर आती है ना, तो वो हिल जाता है। हाँ, तो हमने कोशिश की कि आज के दौर में जहाँ सुपर हीरोज की फिल्म आ रही है कि वो एक आदमी को ट्रेन पे धक्का देता है और ट्रेन के साथ वो ट्रेन गिर जाती है, तो उससे हट करके कुछ ऐसे किरदारों को लाएं जिनसे जो कनेक्ट कर सकते हैं लोग, अपने आप से उसको कनेक्ट कर सकते हैं। जो इंडियनिस्ट है, जो भारतीयता है, वो शायद हमारे किरदारों में कहीं ना कहीं मिस करती है, ऐसा मुझे लगता है। तो हम लोगों ने इसी कोशिश के साथ इस फिल्म को बनाया है। जी सर, थिएटर भी किया है आपने और अब आप फिल्में भी कर चुके हैं आप बहुत सारी। कितना फर्क महसूस करते हैं आप दोनों में? मतलब थिएटर और फिल्मों में कितना डिफरेंस है दोनों को करने में? चैलेंजेस क्या आते हैं फिल्मों में जो कि थिएटर में शायद आसान है, या थिएटर में चैलेंजेस आते हैं जो फिल्मों में आसान है? देखिए, थिएटर में ये होता है कि आप बहुत अच्छे से उस चीज को रिहर्स करते हैं, आप बहुत अच्छे से उसकी टाइमिंग आपको मिलती है उसको तैयार करने के लिए। अगर एक प्ले खराब हो गया तो मौका मिलता है कि आप दूसरे प्ले में उसको सही कर लें। मगर सिनेमा में अगर एक बार कैमरे में कैद हो गया तो आप चाह के भी उसको सही नहीं कर पाते। थिएटर आपको जैसे हम लोग जैसे बचपन में अगर हम बात करें कि एक डीडीएल जो फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, क्या हम लोगों ने उसके गाने को कभी ऐसा सोचा कि चलो आज बैठ के इसके गाने को याद करते हैं? नहीं याद हो गया, हम सुनते याद हो जाता है। तो वैसे ही जब थिएटर की जो खासियत होती है कि वो लफ्ज, वो किरदार आपको अपने लगने लग जाते हैं, जो कि फिल्म में थोड़ा सा वक्त लगता है क्योंकि आपको इमीडिएटली मिलता है, तो आप बहुत कनेक्ट उससे करने में वक्त लगता है। कि इतनी बार आप बोलते हैं कि वो लगता है कि अरे हाँ, मतलब ये लफ्ज तो मेरे ही है, माँ के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं अपनी माँ के बारे में बात कर रहा हूँ। और आसान हो जाता है थिएटर करने के बाद आपको। जब आप फिल्में करते हैं इमोशंस के साथ, नुआंसेस के साथ, आपकी छोटी छोटी चीजें होती हैं। जैसे एक एक्टर को पता होता है, जैसे अगर आपके मोबाइल फोन है ना, उसमें बहुत सारे नंबर्स होते हैं। जब भी एक फोन आता है, सिर्फ एक नाम देख करके हमारी हार्ट बीट मूव करती है। बिल्कुल, कि वो खुशी देती है, गम देती है, इरिटेट करती है, या सोच लेते हैं कि आज ये 100 बार भी बज जाएगा, आज तो फोन उठाऊंगा नहीं। कुछ फोन ऐसे होते हैं कि विद इन द नाम देख करके और आपको आपके चेहरे पर यू कैन सी स्माइल ऑन योर फेस, है ना। तो एक्टर्स को, थिएटर के एक्टर्स को वो बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। मतलब उसके पास तजुर्बा होता है कि एक सीन है कि एक दोस्त का फोन आया, बचपन के दोस्त का, एंड इसके हाय मैं राहुल बोल रहा हूँ, एंड आपका जो रिएक्शन होगा वो आपका आना चाहिए, वो लगना चाहिए कि हाँ आपके बचपन का दोस्त है। ये नहीं कि हर फोन को आप एक ही तरीके से हेलो उठा करके बात करें। तो ये थिएटर आपको सिखाता है। और अरविंद गौड़ मेरे गुरु रहे हैं, जिनके साथ मैंने काका गा सीखा है एक्टिंग का। और जब हमने शुरू किया था थिएटर, तो मैं और कंगना रनौत हम लोग साथी थे। अच्छा। साथ ही गए थे हम लोग थिएटर करने के लिए के साथ। जब हमने चीजों की शुरुआत किया था, हम जीके 1 में साथ में थे। तो उनके साथ रह के बहुत कुछ सीखा, एक सीखने को मिलता है थिएटर के गुरु के साथ जब रहते। तो मैं ये कहूंगा कि नुआंसेस, इमोशंस पे हमें बहुत फायदा मिलता है। हमें मतलब ग्लिसरीन की जरूरत नहीं पड़ती है जब हम एक सीन कर रहे होते हैं। वो खुद ब खुद हमारे लफ्जों के साथ आ जाता है। सर, आपने कहा आपने कंगना रनौत के साथ भी थिएटर शुरू किया, तो कैसा रहा उनके साथ आपका सफर? कितने दिन का थिएटर आपने उनके साथ किया? उनके साथ जर्नी कैसी रही? कंगना रनौत बेसिकली हमारी एक कॉमन फ्रेंड थी, जस्सू। तो शी शिफ्टेड हियर, वो चंडीगढ़ से वो दिल्ली आ गई। तो उसने मुझे पहली बार मुझे जब फोन करके बात कराया था, तो शी इज लाइक कि मेरी फ्रेंड है, वो मिस इंडिया में जा रही है, गिव हर बेस्ट विशेस एंड ऑल। तो इस तरीके से हमारी दोस्ती हुई थी। बट कंगना शुरू से बहुत एम्बिशन रही है उसमें लेकर के। तो आई रिमेम्बर कि थोड़ी हम लोगों में एक टसल की तरह चलता था। एक्चुअली उस वक्त गुड़गांव में वी यूज्ड टू गो फॉर क्लबिंग एंड ऑल। तो उसके ना पोस्टर्स लगे होते थे कहीं कहीं पर, वो मॉडलिंग शुरू किया था उसने। हम जान के ना गाड़ी को दूसरे रास्ते से ले जाते थे। तो कहती थी कि तुमने जानबूझकर ये किया है, बिकॉज यू नो तुम चाहते नहीं हो इमरान के मतलब तुम किसी को मेरा पोस्टर कोई देखे। तो शी इज लाइक दैट। और वो मुझे कहती थी कि रिमेम्बर जब मेरी फिल्म आएगी ना पहली, मैं तुम्हें सबसे पहले अपने प्रीमियर में बुला करके बिठाऊंगी। तो वो एक टाइम था, टाइम ऑफ फराज।
राज 2 में मिली, व्हाट्सएप के साथ राज 2 पे आई थी, और मुझे लगा पता नहीं अब वो मुझे पहचानेगी भी नहीं पहचानेगी, क्योंकि वो एक स्टार है वो। हाँ, बट टू बी ऑनेस्ट कि बहुत अच्छे से आई, सारी पुरानी बातें की। फिर मैंने पूछा तुमने तो कहा था बुलाऊंगी, पर यार मतलब तो दैट्स अ मीटिंग की इतने साल में एक ही बार हमारी मीटिंग हुई। अच्छा। उसको वो अच्छा, उसको याद था कि अच्छा वो तुम सीरियल बना रहे थे, उसका क्या हुआ, क्योंकि हमने बहुत टाइम साथ बिताया इस हाँ, वक्त। हाँ, मेरे हाँ, गुड फ्रेंड थे बिल्कुल। लोग, 3-4 लोगों का। तो अच्छा लगता है कि मतलब लाइक। बिल्कुल सर। सर भट्ट साहब, महेश भट्ट साहब की बात करें तो वो कैमियो कर रहे हैं इस मूवी में, और भट्ट साहब के साथ आपका नाम भी मतलब जुड़ा हुआ है कि आप भट्ट साहब को जानते हैं। तो क्या वजह है इस मूवी, आपको क्या भट्ट साहब के नाम की वजह से कहीं थोड़ा सा पुश मिला, या फिर कुछ मदद मिली, या फिर क्या, कैसा था भट्ट साहब के साथ जर्नी कैसी है सर आपकी? भट्ट साहब मेरे मेंटोर हैं, और आप कह सकते हैं कि जैसे एक जर्रा होता है और उस पर रोशनी पड़ती है और वो चमक जाता है, तो कुछ ऐसा ही भट्ट साहब के साथ मेरा रिश्ता है। और मैं दुबई में हमारी मुलाकात हुई थी भट्ट साहब के साथ, वो एक फंक्शन पे आए थे। और बीइंग, जब आप एक नए नए एक्टर होते थे ना, तो आपको ऐसा लगता है कि काश महेश भट्ट की नजर आप पर पड़े और वो आपसे कहें यार तू तो बड़ा स्टार टाइप से लगता है। और यकीन जानिए ऐसा ही हुआ कि अच्छा। बोले कि हाँ तू तो हीरो लगता है, ऐसी पहली तरफ से। तो आपको लगता है अच्छा, दिल रखने के लिए शायद वो ऐसा कह देते हैं। हम्म। बट जब वो बॉम्बे गए तो उन्होंने मेरी कुछ तस्वीरें मंगाई, तो मैंने बड़े अच्छे से, अपने एक मेरा फोटोग्राफर दोस्त था, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा अरे भट्ट साहब ने फोटो वोटो मंगाई है, भेजो भेजो, पता क्या पता। तो उसने आई, कुछ कुछ फोटो वोटो खींच के, मैं भी चश्मा वश्मा पहन करके भेजा। तो मैंने कहा ना, डोंट सेंड मी दिस पोस्ट पिक्चर, है ना, इंसान अच्छा। वाली तस्वीरें भेजो, मुझे ये सब नहीं चाहिए कि तुम हीरो बन के चश्मा पहन के और ये बना हाँ। करके फोटो खींच अच्छा। के। तो वहां से फिर मैंने कुछ नॉर्मल खींचा, तो हमारी शुरुआत वहां से हुई। जी। और हम एक बड़ी मशहूर फिल्म पर हमने काम शुरू किया जिसका नाम था चंदू। जेएनयू के स्टूडेंट लीडर थे चंद्रशेखर प्रसाद। हम्म। तो भट्ट साहब ने अनाउंस किया फिल्म चंदू, और मैं उसमें चंद्रशेखर प्रसाद का कैरेक्टर प्ले कर रहा था। हम्म। मगर इतनी कंट्रोवर्सी हुई इस फिल्म को लेकर के कि आयशा वालों ने कहा कि अगर आप फिल्म बनाएंगे तो हम सड़क पे आ जाएंगे, हम आंदोलन कर देंगे, तो हमें वो अच्छा। फिल्म रोकनी पड़ी। तो भट्ट साहब के साथ ही शुरुआत किया हमने अपने जिंदगी की। और हम्म। फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अब हम ये नाटक करते हैं। तो स्टेज प्ले के हमने 100 शो कंप्लीट किया। अच्छा, और इसी भट्ट पे साहब थी और हमारा वो पहला चंदू की लास्ट पे? सैल्यूट, लास्ट सैल्यूट। अच्छा, लास्ट। जी, ओके। लास्ट सैल्यूट। तो हमारी और भट्ट साहब की कॉम्बिनेशन वहां से शुरू हुई। फिर भट्ट साहब ने कहा चलो अर्थ को अडेप्ट करते हैं थिएटर में। हम्म। तो हमने अर्थ को अडेप्ट किया, डैडी को किया, आई प्लेड अनुपम खेर कैरेक्टर। ओ। हमारी अधूरी कहानी को किया, जिसमें भट्ट अच्छा। साहब ने गाना भी गाया है, वो हमारी अधूरी कहानी टाइटल अच्छा। सॉन्ग। तो हमारा रिश्ता बहुत मतलब एक आप मेंटर प्रोटेजी से ऊपर एक अपना एक उस तरीके का रिश्ता है। तो अगर मैं बिल्कुल। कुछ करता हूँ तो मतलब उनकी मौजूदगी, शिरकत चाहिए होती है। तो हमने कहा, गुजारिश की कि सर अगर ये फिल्म है और इसमें आप नहीं होंगे तो फिर मतलब फिल्म मेरी पहली है, तो आई वांट यू टू बी हियर। तो और हमने कहा, तो फिर वो कई बार मुझसे कहते हैं कि तुम मुझे पूछ रहे हो कि बता रहे हो, मतलब हम्म। हम कहते हैं ना आपको करना है, तो बोलते हैं मतलब यू आर आस्किंग मी, और बोल रहे हो कि करना है कि भाई चलो सर आपको, जैसे हम लोग कहते हैं ना सर अच्छा 4 बजे कल चलना है वहां पे, तो ये हाँ। बोल रहे हो, एक ही लाइन पूछेंगे, पूछ रहे हो या बता रहे हो मुझे। तो वो तो नहीं नहीं सर, हम तो बस आपसे पूछ रहे हैं, तो फिर टाइम देके ऐसे नहीं पूछते ना। हाँ, हाँ, तो वही हमने कहा कि सर ये फिल्म है, आपको आपकी एक अपेयरेंस होगी तो हमारे लिए बहुत ग्रेसफुल हो जाएगा, जिंदगी में एक ऐसा डॉक्यूमेंट हो जाएगा जो हम हमेशा याद रखेंगे कि हमारे मेंटर हमारे साथ थे। हाँ। सर, ये मूवी शूट करते वक्त कई ऐसे किस्से हुए होंगे बिहाइंड द सीन्स, जो कि कुछ दिलचस्प किस्से रहे होंगे। कुछ कुछ ऐसा किस्सा आप हमें, हमारी ऑडियंस को बता दीजिए जो काफी इंटरेस्टिंग सा हो। और बहुत सारे होते थे, चूंकि हमने इस फिल्म को तिहाड़ में शूट किया, हमने इस फिल्म को रियल पुलिस स्टेशन में शूट किया। तो उस दिन अच्छा। बड़ा अच्छा तमाशा था कि मतलब बेचारे वो सारे पुलिस वाले थाने छोड़ करके बाहर थे और अंदर हमारी शूटिंग चल रही थी एक 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 एक, एक रियल टाइप से। जी। दिल्ली यूनिवर्सिटी मुखर्जी नगर में हमने किया। और हमें याद है कि हम कुछ यूनिवर्सिटी में शूट कर रहे थे, तो वो आ गए पुलिस वाले कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो उसने कहा कि हम शॉट ले रहे हैं। तो वो आया मेरे पास, बोला भाई साहब ये क्या मजाक है, आप कह रहे हो कि हम शौक से ये काम कर रहे हैं। हमने कहा शौक से नहीं कर रहे हैं, हम इसको शॉट ले रहे हैं। तो वो थोड़ा सा उस तरीके से था। तो हमने इसको बड़ी खूबसूरती से इंडिया गेट और बहुत सारे हमने जो शूटिंग किया वो उस कैमरे पे, हिडन कैमरे पे शूट किया। मतलब इंडिया गेट वगैरह बहुत सारा परमिशन नहीं मिलती थी। हम्म। और पहली फिल्म में जो तिहाड़ के अंदर जाकर हमने शूट किया। हम्म। और एक और अच्छी चीज है इस फिल्म के बारे में जो आपको बताना चाहूंगा कि तिहाड़ जेल में एक फैशन लैब है।
अच्छा। जहाँ इसको फैशन कपड़े सिखाए जाते हैं बनाना, क्योंकि हम्म। बहुत बड़ा फैक्ट्री है, आउटलेट है। अच्छा। तो हमारे इस फिल्म के जो सारे कॉस्ट्यूम्स है वो तिहाड़ के इनमेट्स ने डिजाइन किया है, अरे वाह, तिहाड़ के अंदर। जी। ये और काफी वर्ल्ड की इंटरेस्टिंग पहली फैक्ट फिल्म है। है। हाँ, वर्ल्ड की पहली फिल्म है जो कि हमारी फैशन डिजाइनर पिंकी उनके साथ 6 महीना रही तिहाड़ी में, मतलब, हम्म। और उनको तैयार किया, उनको सिखाया, उनको क्राफ्ट सिखाया, एंड दे हम्म। डिजाइन जो पूरी चीज होते हैं। और इंटरेस्टिंग किस्सा शूटिंग के बाद का रहा। अभी पटना में पीछे मैं एक इंस्टीट्यूट पे गया था, बच्चों के साथ इंटरेक्शन था, बिहार से आते हैं, तो वो हम्म। ट्रेलर वेलर चला, उसके बाद मेरे पास आया, बोला हम 1 मिनट आपसे बात करना चाहते हैं सर। बोला हाँ हम्म। बताओ। हम्म। बोला सर आपको वो मूंछ नहीं हटाना चाहिए था लड़की के बोलने पे। उसने बहुत दिल पे ले लिया, मतलब कि सर कैसे कर सकते हैं आप, कि हाँ, ये आप तो सब लेकिन आप मूंछ कैसे हटा दिए सर आप। तो हम बोले हाँ यार वो तो नहीं हटा, हाँ मतलब वो आपको एक बार बोले कि मूंछ अच्छा नहीं लगता, आप बोले कि मर्दों की शान है, आप शान हर 1 मिनट में हटा दिए हैं अपना। बोले हाँ यार ये बोल रहे, तो हम अगले 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 में रख लेंगे, चिंता मत करो, अगले में पूरी फुल मूंछ रख के शूट। तो ऐसे चीजें होते हैं। और हमने हम्म। जब हम ये नाटक के तौर पे कर रहे थे, वो नाटक हमारा 90s में सेटअप था। हम्म। तो हमारे नाटक में होता क्या है कि जैसे एंकर उसको बुलाती है और हम्म। वो स्टोरी फ्लैशबैक में चलती है पीछे, जो हमारी फिल्म में भट्ट साहब के साथ मैं हम्म। आता हूँ। हम्म। तो बहुत अच्छा एक कॉम्प्लीमेंट मिला जब खत्म हो गया नाटक, तो एक आदमी आए, उन्होंने बताया कि मुझे एक्चुअली लगा कि वो प्ले देख करके कि सबसे पहले एक आईएएस आया है, उसने अपनी जिंदगी की कहानी बताई है, उसके बाद नाटक शुरू होगा। तो अच्छा। इट्स अ बिग हाँ, कॉम्प्लीमेंट एग्जैक्टली कि हाँ एग्जैक्टली। वो डरे डरे घबराए रहते हैं। वो पूछती है हम्म। कि आप नर्वस हो रहे हैं क्या, तो मैं कहता नहीं, थोड़ा सा ऐसा लग रहा, ये स्टेज, ये लाइट, ये कैमरा, आपको तो इसकी आदत है, हमारे लिए तो पहली बार होगा। तो वो कहती है अरे अरे घबराइए मत आप, बिल्कुल। तो उसको लगा कि सही में एक इन्होंने अच्छा। आईएएस को बुलाया है जो अपनी जिंदगी की कहानी पहले बताएगा और हम्म। फिर हम नाटक शुरू करेंगे। अच्छा, तो ऐसी ग्रेट। चीजें छोटी छोटी जो है वो रहती है। सर, आपने बोला कि आप बिहार से ताल्लुक रखते हैं, तो जी बिहार से बॉम्बे तक की जर्नी आसान तो नहीं होगी, डेफिनेटली बहुत सारे चैलेंजेस आए जी। होंगे। और आपका बैकग्राउंड भी नहीं है फिल्म से उतना, तो हम्म। कैसी रही सर? आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए अब। देखिए मुश्किल था, मगर कुछ चीजें बहुत तय होती है ना, आप कुछ चीजों को तय कर लेते हैं। तो एक तो मुझे बहुत क्लियर था कि मैं जो भी कर रहा हूँ, एक तो मैं ऑडिशन फोटो लेकर घूमूंगा नहीं है, हम्म। चाहे एक्टर बनूं ना बनूं, वो मुझसे नहीं हम्म। हो सकता। कुछ चीजों के हम्म। लिए ना आपका मिजाज तैयार नहीं होता है। बिल्कुल। और मैं दिल्ली में ऑलरेडी एक मीडिया स्कूल रन करता हूँ। अच्छा। तो हाँ, तो और दूसरी चीज मुझे ये समझ में आ गई थी कि आप एक्टिंग करना चाहते हैं ना, तो जैसे आपके वो फिल्म थी दंगल, उसमें वो आमिर खान कहता है कि मुझे समझ में आ गया बात कि छोरा हो या छोरी, मेडल देश के लिए आता है। हम्म। तो मुझे समझ में आ गया कि आप थिएटर कर रहे हो या फिल्म कर रहे हो, आप एक्टर बनना चाहते हो ना, आप एक्टिंग करना चाहते हो, आपका पैशन ये है ना। हम्म। तो हम्म। एक्टिंग यहाँ जब थिएटर का नशा एक लग जाता है, तो उसको करते हुए बहुत खुश था। और कुछ फिल्में अनाउंस हुई, तो जो शायद शुरू हुई या होते होते रह गई करके, मगर मुझे कभी ऐसा इनसिक्योरिटी नहीं लगा। मुझे लगा कि और दूसरा, मैं कोई भाई दोस्त वो सब बनने के लिए नहीं था कि मैं हम्म। चला जाऊं और मुझे करना ही है, तो मैं उसका दोस्त बन गया, खड़ा होकर साइड में, हम्म। उसकी चीजें हो गई। मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, याद है कि मैं बॉम्बे गया था घूमने ऐसे, तो मेरे दोस्त थे आनंद, जिन्होंने हम्म। दिल्ली हाइट फिल्म बनाई है। अच्छा। तो पहली बार बॉम्बे गया, देखा वेखा, तो वहाँ ना बहुत बड़ा सेट लगा हुआ था, तो अच्छा देखा कैसा फिल्म कैसे शूटिंग होती है। तो देखा कि 2-3 स्मार्ट से खूबसूरत से लड़के, अच्छे मॉडल टाइप के, अपने हम्म। मैनेजर्स के साथ खड़े हैं, टाई वाई पहन करके। फिर बोला सर, उनका बोला शॉट है, तो उन्होंने फिर मोबाइल दिया, अपने कोट वोट पहन के जाकर खड़े हो गए। तो उनका जो सीन था, वो पार्टी में हीरो के बगल में खड़े थे, एक लेफ्ट साइड में खड़ा था, एक राइट साइड में खड़ा था, ये उनका सीन था। हाँ। अच्छा। तो वो देख के लगा कि नहीं, मतलब ये तो नहीं करना है। सो हम्म। बेहतर है कि आप जब भी करो मीनिंगफुल करो, चाहे एक ही करो उसके बाद ना हो, मगर होना हम्म। चाहिए कॉन्क्रीट। हाँ ठीक है, एक कहानी ऐसी उठाओ कि जो रिलेवेंट रहे, थोड़ा सोसाइटी उसके साथ कनेक्ट कर सके, और एक मैसेज, क्योंकि सिनेमा को हम कहते हैं कि समाज का आईना होता है नॉर्मली। बिल्कुल। अब देखिए, जब हम लोग बिहार में थे और जब हमारे 15 अगस्त 26 जनवरी होती थी, तो हम एक ही गाना सुनते थे, मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भरने वाली। हर हम्म। जगह, कोचिंग से लेकर के, स्कूल से लेकर, तो फिल्मों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है करके, है ना, कि गाने और फिल्म से लोग हमेशा कनेक्ट करते हैं। तो मुझे लगा कि एग्जैक्टली। जो भी करे, एक ऐसा करे कि
लोगों को रिलेटेबल रहे, छाप छोड़ जाए तो लोगों के दिमाग पे। छाप के अलावा कनेक्ट कर सके। जैसे हम्म, एक एक्टर के पास इमोशंस के अलावा कुछ नहीं होता है, वो अपने बिल्कुल। इमोशंस के साथ ही लोगों पर अपनी छाप छोड़ता है। तो इतने अच्छे डायलॉग जो लिखे हमारे राइटर हैं दिनेश गौतम, मतलब यकीन जानिए कि जब वो खाली खाली सा लगता था, लेकिन जब उन्होंने उस पे रंग भरना शुरू किया, तो वो अपने एक्टर से पूछता है कि तो आपका क्या प्लान है? वो कह रहा है, स्कॉलरशिप मिलेगा तो मैं लंदन चले जाऊंगी। ये कहता था राजकुमार तो वही मिलते हैं, मतलब जो छोटी छोटी जो चीजें हाँ, है ना, तो वो एक बड़ा कलरफुल उस किरदार को बनाता है। तो हम्म, मुझे तब समझ में आया कि द पावर ऑफ स्क्रिप्ट क्या होती है। बिल्कुल। मतलब जो आपको लाइन्स मिल रही है ना, वो इतनी इम्पोर्टेंट, इतनी जरूरी होती है कि वो आपके में खुश कर देती है आपको, है ना। तो हम्म, वो एक चीज, वैसे ही जैसे हम कई बार कुछ स्टेटस शेयर करते हैं, स्टोरी शेयर करते हैं और देखते हैं, अच्छा उसने देख लिया, सीन उसकी हो गई, अब उसके बाद कोई देख रहा नहीं देख रहा, हमें बड़ी खुशी हो जाती है, अच्छा उसने देख लिया, जी जी। राइट। हमारा हाँ। कंसर्न सिर्फ उसको देखने तक रहता है, अच्छा हम्म, ठीक है। तो व्हाट आई एम सेइंग कि वैसे ही होती है कि लाइंस जब आप बोल रहे होते हैं ना, हम्म, अच्छा ओके लाइंस आ गई, अच्छा ये लाइंस बोल दिया हमने, जिससे हम्म, हमको बोल के बहुत अच्छा महसूस हुआ, तो वो, और क्योंकि, और ये कैरेक्टर बड़ा अच्छा उसने किया है कि एक दौर ऐसा भी आता है कि वो सोच लेता है कि अब हमको आईएएस नहीं बनना है, लास्ट हम्म, अटेम्प्ट है मेरा, होगा नहीं होगा, हम्म, क्या गारंटी है। मेरी जो एक्ट्रेस है उसके सामने बड़ी बड़ी मर्सिडीज वाले आ रहे हैं, उसको लेके चला गया तो और हम्म, ऐसे लोगों को ना बहुत लोग ऑफर देते हैं कि अच्छा ठीक है आप जाइए, आप जाकर हम्म, के ना हमारे लिए एग्जाम दे दीजिए, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हम्म, तो एक ऐसा भी टाइम आ जाता है कि वो सोच लेता है कि मतलब क्या हम क्या मतलब आईएएस का, क्या आईएएस जो नहीं बनता उसकी जिंदगी जिंदगी नहीं होती है, और क्या हम्म, गारंटी है कि हम आईएएस बन भी गए तो किसी 5वीं पास को रिपोर्ट ना करना पड़े। अच्छा चलिए सही माना बात है। कि हमने बहुत मेहनत की, सोशल सेवा के लिए एक आईएएस बन गए, और लास्ट में क्या मिला, थोड़ी सी पीएफ, थोड़ी सी ग्रेजुएटी, और चाहते हैं उसके लिए हम जिंदगी को दांव पे लगा दें। हम्म, तो दोस्त कहता है कि माँ बाबू जी के जो तुम्हारे सपने थे, अरमान थे, तो कहता एप्लीकेशन दिए थे कि पैदा करो, और पैदा करके अरमानों की सूली पर चढ़ा दो। अरे ठीक है, माँ बाप है। तो एक बड़ा, एक टाइम ऐसा भी आता है कि जब वो इतना मोटिवेटेड कैरेक्टर अपने पेरेंट्स तक को छोड़ देता है, ये सोच लेता है कि हम एक आईएएस नहीं बनना चाहते, और जब ठोकर लगती है, जब चीजें चलता है, यहाँ नौबत थाने तक जाने की पहुंच जाती है, सब कुछ होता है, जब वहां से निकलता है तो वो बोलता है कि हमको लगा कि यहाँ से निकले और किसी ट्रेन के आगे कूद के अपनी जान दे दें, और फिर माँ का चेहरा सामने आ गया और लगा कि हम किसके सपनों के लिए दिल्ली आए थे, सही यही बात है। सपना देंगे माँ बाबू जी के, उनके कंधों पे अपनी अर्थी, और फिर हम नहीं भटके। तो एक बड़ा कैरेक्टर्स के साथ लोग मूव करेंगे और हमने जितने भी लोगों को दिखाया तो अच्छा लगा, तो मतलब अब अच्छा उन्होंने हमें लगता हुआ दिखाया कि अच्छा लगा, अब हम्म, लगा नहीं लगा वो तो लोगों को ही पता होगा। बट ट्रेलर को देख के लोगों ने, मतलब हमें जो अच्छा फीडबैक मिला, रिस्पॉन्स। और गोविंद जी को भी भेजा हमने, तो दे आर वेरी। जी, काफी मोटिवेशनल है ट्रेलर, तो मैंने भी देखा, काफी मोटिवेशनल है। सर, ये तो हो गई अभी तक की आपकी जर्नी की बात। आगे आपके क्या प्लान्स हैं बॉलीवुड को लेकर? और मूवीज करने का इरादा है? कैसी मूवीज करने का कुछ प्लान, क्या आपने कुछ एक माइंडसेट बना रखा है कि ऐसा करना है अब आगे, इस पाथ से जाना है, ऐसे आगे बढ़ना है? क्या सोचा है देखिए आपने? क्या हुआ कि इस फिल्म के साथ बहुत सारे पहलुओं को सीखा, जाना कि क्या होता है, और तो सबसे अच्छी चीज आज के दौर में हो गई है, वो हो गई ओटीटी। तो वो एक ऐसा अवेन्यू हो गया है कि आप खुल करके काम कर सकते हैं। जैसे पहले ये फिल्म होती थी 1 घंटे 30 मिनट की, 45 मिनट की, तो एक किरदार को 2 मिनट का रोल मिला, 3 मिनट का मिला, 4 मिनट का लगा। मगर अब एक वेब सीरीज का दौर आ गया है। हम्म, वेब सीरीज का दौर आने के बाद ये हुआ कि किरदार अच्छे से खुल करके खेल सकता है। अब वो लिमिटेशन नहीं है हिट एंड फ्लॉप की, इकोनॉमी की, प्रमोशन की, जैसे हम जाते हैं प्रमोशन करते करते थक जाते हैं, मगर अब वो प्रेशर खत्म हो गया। अब है कि आप अच्छा कंटेंट अगर बना रहे हो तो दे आर रेडी टू टेक, है ना। एग्जैक्टली। तो बहुत सारी कहानियां हैं हमारे जिंदगी के आसपास की, और दिल्ली में खास करके मैं देखता हूँ कि दिल्ली की इतनी सारी कहानियां हैं इमोशनल। तो बहुत अच्छा टाइम है कि हम कंटेंट बनाएं, कुछ मीनिंगफुल बनाएं, और हम उसको आगे बनाकर वेब सीरीज के तौर पे, फिल्म के तौर पे उसको आगे हम जरूर बनाएं। और क्यों नहीं बनाएंगे, अच्छी बात है। इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं बॉम्बे में, हमारी भी ख्वाहिश होती है कि उनके पास जाएं, उनके साथ काम करें। अभी तक उनको देखते रहे हैं, हम्म, और मतलब जब हमने बहुत छोटा, हम लोग कॉलेज में थे, तो मनोज बाजपेयी के बारे में सुनते थे कि अच्छा मनोज बाजपेयी वहां रहता था, हम लोग जाते थे देखने के लिए यूनिवर्सिटी से कि अच्छा इस हम्म, घर में मनोज बाजपेयी रहते थे। सरफरोश की शूटिंग जो हुई थी वहां पर गए थे देखने के लिए, होश अच्छा। वालों को खबर कि अच्छा अच्छा ये रिक्शे से यहाँ से जा रही थी, वो दुपट्टा हाँ, उसके चेहरे पे गिरता है। तो हमें भी लगता है कि अब जब मनोज बाजपेयी से मिला तो उनको बताया मैंने कि बड़े खुश हुए, बोले आपको देख के हम लोग को एक, हम लोग बिहार से आते हैं तो हम लोग के लिए तो आप ही
मोटिवेशन है ना। अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान हम लोग के लिए नहीं हो सकते कभी इंस्पिरेशन। हमें लगता है कि अरे मनोज भैया हैं तो हम लोग कर सकते हैं। और बहुत अच्छा मौका है, मतलब एक्टर्स को अब जरूरत नहीं है। देखिए आज के टाइम पर आपके पास मोबाइल है, बहुत बड़ी चीज है। एक बाबा का ढाबा मोबाइल पर एक छोटे से इमोशंस को कैच किया गया था जो पूरे वर्ल्ड वाइड में बहुत मशहूर हुआ। क्या था? सिर्फ एक इमोशंस था, है ना। एक अंकल, वो डब्बू अंकल का डांस था, बेचारे इतने अच्छे खासे थे, मगर उनका डांस कितना अच्छा स्टेप था, गोविंदा को भी ताली बजानी पड़ी। तो अब का वो दौर खत्म हो गया है कि आपकी डिपेंडेंसी रह गई है किसी चीज के लिए, कि आपको कोई मौका देगा और आप करेंगे। आप बैठ के इंतजार नहीं कर रहे हैं कि अच्छा नहीं पता नहीं मुझे मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। भाई आपके पास है, आपके पास सब कुछ है। आप एक छोटी से मोबाइल से भी बना सकते हैं और आप भेज सकते हैं। जैसे वो पीछे एक फिल्म आई थी 3-4 साल पहले, विलेज रॉकस्टार, एक असमी भाषा की फिल्म थी और जिसको हमारी मेन कैटेगरी में नेशनल अवार्ड मिला उस फिल्म को। और ऑस्कर में जब पद्मावत, राजी ऐसी फिल्में थी तो उस फिल्म को इंडिया से नॉमिनेट किया गया। जो उसकी फिल्म मेकर थी उसने उसकी 5D कैमरे पर बनाया उस फिल्म को। उसकी डायरेक्टर भी वही है, स्क्रिप्ट राइटर भी वही है, सिनेमेटोग्राफर भी वही है, साउंड रिकॉर्डिस्ट भी वही है, सब कुछ वही है। मगर तो ये कहने का मतलब होता है कि आपको पॉजिटिविटी के साथ बढ़ना पड़ेगा, है ना। एक घड़ी बंद जो घड़ी रहती है दिन भर में, वो भी 2 बार तो सही वक्त दिखाती है ना, चाहे उसमें बैटरी पड़ी हो चाहे वो खराब पड़ी हो। तो आप उस सोच के साथ उसी 2 घड़ी को देखकर, आप मिनट को देख के मानेंगे अच्छा 2 बार तो सही चल रही ना। पॉजिटिविटी, कंसिस्टेंसी, परसुएंस। आप ओवरनाइट स्टार नहीं बन सकते, आप एज एन एक्टर ग्रो करते हैं। ये 10 मिनट्स का फेम होता है कि आप टिकटॉक बना दिया, चीजें बना दी, बिग बॉस में चले गए, वो आपको थोड़ा सा दे सकता है। मगर एक किरदार काम करता है, धीरे 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 ग्रेजुअली अपने आप को इम्प्रूव करता है, इमोशंस पे काम करता है, चीजों पे करता है। और ये सारा जो खेला है वो स्क्रिप्ट एंड इमोशंस का है, मतलब ऐसा मुझे लगता है। मैं कोई नॉट एक्सपर्ट, बट दिस इज माय ऑब्जर्वेशन। डेफिनेटली सर। तो हम इंटरव्यू के अंत पर आ चुके हैं। इमरान जाहिद जी के साथ हमारी बातचीत बहुत ही अच्छी रही सर। हमें टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और 12 मई को ये फिल्म रिलीज हो रही है, आप सब देखने जरूर जाएं। ये फिल्म आपको बहुत मोटिवेट करने वाली है। एंड थैंक यू सो मच सर। तो देखते रहिए, और वीडियोस के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे डिजिटल। थैंक यू।